हाँ, तो अपने लास्ट वीडियो तक 9 क्वेश्चन कर लिए थे और आज अपना ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा था लेकिन बहुत कुछ आपने इससे सीखा होगा। इसके बाद में आपके एमसीक्यूज का वीडियो आएगा, उसका टेस्ट आपको देना है। उसके बाद में आपको रिटर्न वाला जो टेस्ट होता है 1 लाइनर 5 to 6 लाइनर लॉन्ग क्वेश्चन उसका देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ तो ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत कुछ मतलब सिखाएगा कि अधिकार हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालते हैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राइट्स होते हैं वो हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं या डालते हैं। उदाहरण सहित समझाइए। जैसे अपन ये पढ़ लिया कि हमारे पास ये राइट है, हमारे पास ये राइट है, तो हर चीज़ का हमारे पास राइट्स हैं, अधिकार तो हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। जैसे कि एक छोटी सी बात अलग हटके करता हूँ कि जैसे अपने पिताजी होते हैं तो अपने जो पापा होते हैं वो ठीक है, वो अपने पापा है, लेकिन उनकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। पापा हैं तो अपन उनकी हर बात मानेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन उनकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ क्या कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, अच्छी एजुकेशन उनको दे, उनका मतलब जो भी उनकी जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है वो पूरा करे, तो वो उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी। वैसे ही हमारे पास में बहुत सारे राइट्स हैं, अधिकार हैं, लेकिन हम उन राइट्स को, ऐसा नहीं कि हमारे पास अधिकार हम कुछ भी करेंगे। कि जैसे कि आप मैं कह दिया कि आपको कोई फ़ोटो लेने का अधिकार है, कहीं पर भी आप जैसे पिक ले ली है ना, ले ली, लेकिन क्या किसी इंसान की नहाते हुए फ़ोटो ले सकते हो आप बिना परमिशन के? हाँ, अगर वो परमिशन दे तो फिर बात अलग है, वरना नहीं ले सकते। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जिनका अपन उल्लंघन अगर करें तो हमारे ऊपर उसका केस दर्ज हो सकता है। ये बातें हैं। जैसे कि क्वेश्चन देख लो कि अधिकार हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी डालते हैं, उदाहरण सही समझाइए। यानी कि व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डू राइट्स पुट ऑन अस, डिस्क्राइब विथ एग्जांपल। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अधिकार हमें वादे करते हैं कि हम अपनी निजी ज़रूरतों और हितों को न, मतलब सिर्फ अपनी निजी ज़रूरतों को और हितों को ही ना सोचें। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ों की भी रक्षा करें जो हम सब के लिए हितकार हैं, जो हम सब के लिए बेनिफिट है। बहुत ईजी है, ऐसे समझ में आ जाएगा। दे कंपेल अस टू थिंक नॉट जस्ट of our own personal needs and interest but to defend some things as being good for all of us। यानी कि जैसे अपना ही अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए उसमें। जैसे कि अब मैं एग्जांपल लूँ आपको, पेड़ पौधों की कटाई वाला। अगर किसी को लकड़ी की ज़रूरत है, अगर वो लकड़ी की उसका फैक्ट्री है, तो उसने अंधाधुंध जैसे लकड़ियाँ खरीद ली, बहुत ज़्यादा पैसा दे के खरीद ली, तो उससे लकड़ी बहुत ज़्यादा कट गई, लेकिन फ्यूचर के बारे में उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि आने वाली जनरेशन फिर उनके पास लकड़ी कहाँ से आएगी, फर्नीचर कहाँ से आएगा, पेड़ पौधे कट जाएंगे तो एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, पर्यावरण पर संतुलन हो जाएगा। ये सारी बातें हैं। तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, एग्जांपल लिया अपन जैसे ओजोन परत वाला है कि आपको सुना होगा कि ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा उसमें छेद से हो रहे हैं, मतलब वो डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि जो हमारा ये पर्यावरण है यहाँ का, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, इन सब से हमारी ओजोन लेयर जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। और इस वजह से हमारी अर्थ के ऊपर कितना भयंकर टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ओजोन लेयर अगर डिस्टर्ब होगी तो उसकी क्या होगी, टेम्परेचर अर्थ पे ज़्यादा सीधा इफेक्ट पड़ेगा और बहुत ज़्यादा यहाँ पर एटमॉस्फेयर बिगड़ जाएगा और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। 50 डिग्री सेल्सियस तक अपन 50 डिग्री सेल्सियस तक अपना तापमान चला जाता है टेम्परेचर, जो बहुत मतलब गलत बात है। तो ओजोन परत की हिफाजत करना हम सब के लिए फ़ायदे की बात है। एक चीज़ ये, वायु और जल प्रदूषण को कम से कम करना, यानी कि वाटर और एयर पोल्यूशन कम से कम हो, ये तो सबके लिए बेनिफिट वाली बात है। नए वृक्ष लगाओ, ठीक है, और जंगलों की कटाई रोककर हरियाली बरकरार रखना, ये सब हमारे लिए सबके लिए बेनिफिट वाली बात है। इसमें अगर आप ना सोचते यार अपना क्या ले रहा है, तो वो फिर ना तो उसमें हमारा सबका भी नुकसान है, आने वाली पीढ़ियों का नुकसान है। ठीक है, यानी कि कुछ एग्जाम्पल डालना आपको कि प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर, मिनिमाइजिंग एयर एंड वाटर पोल्यूशन, मेंटेनिंग द ग्रीन कवर बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज एंड प्रिवेंटिंग कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ये सब ऐसी बातें हैं जो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, हमारे सब के लिए सोचते हुए काम करना चाहिए। मतलब ये अपन ने बात लिखी है कि न सिर्फ अपना कुछ पर्सनल नीड्स के लिए काम करना चाहिए, कुछ अपने आने वाली फ्यूचर के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, इनका भी सोच के काम करना चाहिए। दे रिप्रेजेंट द कॉमन गुड, ये हम सब के लिए हित की बात है। दैट वी मस्ट एक्ट टू प्रोटेक्ट फॉर ourselves as well as for the future generation। ठीक है, ये सब अपन करेंगे तो ये कॉमन गुड है, सबके लिए फ़ायदे की बात है। और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, अब जैसे पेट्रोल है तो ऐसा माना जाता है कि पेट्रोल कुछ आने वाले पीढ़ियों मतलब सालों में इस हिसाब से पेट्रोल की खपत होती रही तो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो जब पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाएंगे तो आने वाली जनरेशन को क्या पता चलेगा कि पेट्रोल डीजल क्या होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल विलुप्त होती चली जा रही है, ख़त्म होती चली जा रही है। उनको बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि आने वाली जनरेशन भी उससे उनको देख सके, उनसे समझ सके। ठीक है, तो ये सब बातें हैं।
कि ये आम भलाई है, कॉमन गुड है, ये आम भलाई है जिनका पालन हमें अपनी और भावी पीढ़ियों को हिफाजत के लिए भी करना चाहिए, मतलब अवश्य करना चाहिए, जो आने वाली जनरेशन है उनको भी ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। ठीक है। सेकंड, ये सेकंड भी, ये तो हो गया अपने इन्वायरमेंट संबंधित, हमारे पर्यावरण के आसपास, ये तो आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। सेकंड, एक अधिकार हमसे और भी अपेक्षा करते हैं, और भी एक जिम्मेदारी हमें देते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देते हैं कि अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करूँ। सीधी सी बात है कि अगर सम्मान चाहता हूँ तो सामने वाले का सम्मान मुझे करना पड़ेगा। ये बात है कि अगर मैं कहता हूँ कि मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए, अगर मैं मेरे मतलब राइट टू एक्सप्रेशन वाली बात है, अगर मैं मेरी बात को एक्सप्रेशन करना चाहता हूँ, अगर मैं करना चाहता हूँ, मतलब ये मुझे अधिकार मिलना चाहिए, तो मुझे दूसरों को भी यही अधिकार देना होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, कि मैं अगर बोल सकता हूँ तो दूसरे भी बोल सकते हैं, तभी बात पॉसिबल है, ऐसा नहीं सिर्फ मैं ही बोलूँ, ये बात है। तो दे रिक्वायर दैट आई रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स। इफ़ आई से, अगर मैं ये कहूँ कि आई मस्ट टू गिवन द राइट टू एक्सप्रेशन माई व्यूज़, अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे बोलने का हक होना चाहिए, व्यक्ति का होना चाहिए, तो आई मस्ट ऑल्सो ग्रांट टू सम राइट टू अदर्स, तो दूसरों को भी ये हक मिलना चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने में, संगीत सुनने से दूसरों का हस्तक्षेप नहीं चाहता, तो मुझे भी दूसरों की पसंदगी में दखलंदाजी से बचना होगा। अगर मैं मेरी चॉइस का पहनना चाहता हूँ कि तेरे को क्या, मैं कुछ ही पहनूँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ या फिर ये मैं सोचता हूँ कि मैं चाहूँ जो सॉन्ग सुनूँ, चाहूँ जो संगीत म्यूज़िक सुनूँ, चाहूँ जैसे कपड़े पहनूँ, तो फिर सामने वालों को आप टोक नहीं सकते कि तूने ये क्या पहना है, ये क्या सुन रहा है, तो अजीब लग रहा है, ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो उसकी पसंद है। जब आप अपनी पसंद की कुछ कर सकते हो तो वो भी कर सकता है, यही तो है राइट। तो ये कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं। ठीक है, यानी कि इफ़ आई डू नॉट वांट अदर्स टू इंटरफेयर इन द चॉइस ऑफ मेक द ड्रेस आई वेयर और द म्यूजिक आई लिसन, ठीक है, तो आई मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द चॉइसेस दैट अदर्स मेक। दूसरे की चॉइस के अंदर मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूँगा, तब ये माना जाएगा कि हाँ ये राइट है। तो ये हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें निभानी पड़ेगी, ये राइट्स हमें ऐसा बताते हैं। फिर तो मुझे भी दूसरों की पसंद की दखल नहीं करना पड़ेगा। लास्ट लाइन लिख देना इसी में, दूसरे शब्दों में, कि मेरे अधिकार सबके लिए बराबर, मेरे जो अधिकार मिल रहे हैं वही दूसरे को भी मिले, और एक ही अधिकार के सिद्धांत के सीमाबद्ध हो। जो एक ही सिद्धांत का मतलब है, अगर मुझे राइट टू फ्रीडम है तो सामने वाले को भी राइट टू फ्रीडम, मुझे राइट टू एक्सप्रेशन है, मतलब बोलने के व्यक्ति का अधिकार है, तो सामने वाले को भी मिले। एक ही अधिकार काम होना चाहिए, हमें बराबर का अधिकार होना चाहिए। ये सब हमें अधिकार, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ, ऐसी जिम्मेदारियाँ देते हैं। ठीक है, यानी कि इन अदर वर्ड्स लिमिटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एंड सेम राइट्स फॉर ऑल। ठीक है, बहुत ईजी था। तीसरा देखते हैं, टकराव की स्थिति अगर हो गई, ध्यान से समझना, टकराव कब होता है, आमने सामने आप सब समझते हो कब टकराव होता है, कि टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों की संतुलित करना होगा। ठीक है, संतुलित करना होता है, बैलेंस करना होगा हमें राइट्स का। मसलन कैसे, कि जैसे हमारे पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मेरा अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है। अभिव्यक्ति का मतलब है कि आप कहीं भी अपना मतलब फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। ठीक है, वी मस्ट टू बैलेंस आवर राइट्स व्हेन दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। अब जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो गया, कि आपने बिना किसी परमिशन किसी की पिक ले ली, ठीक है, आपस में विवाद हो गया, तो अब ये यहाँ पर आपको थोड़ा अपने आप को बैलेंस करना होगा। चाहे वो गलती करी है, वो कुछ बहुत सारी बातें हैं, उस पर अपने आप को बैलेंस करो। ये मत कहो कि मेरे को अधिकार हैं, नहीं, हर चीज़ का अधिकार एक लिमिट होता है। यानी फॉर इंस्टेंस माई राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मेरा जो मुझे मिला हुआ है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो अलाउज मी टू टेक पिक्चर, कि मैं उसकी किसी की भी पिक ले सकता हूँ। लेकिन हाउएवर इफ़ आई टेक पिक्चर ऑफ ए पर्सन बाथिंग in his house without his consent and post them on the internet, और मैं बिना परमिशन उसके घर की मतलब जो नहाते हुए पिक ले लूँ, अनुमति देता है, लेकिन अगर मैं अपने घर में नहाते हुए किसी व्यक्ति की तस्वीर ले लूँ बिना इजाज़त के, और उस तस्वीर को लेने के बाद मैं इंटरनेट में डाल दूँ, तो ये उसके गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। क्योंकि हर किसी अपनी एक गोपनीयता होती है, अपनी एक कुछ पर्सनल चीज़ें होती है, उसको वो कैसे परमिशन दे देगा। तो वो उसके गोपनीयता के अधिकार जो हर किसी को मिला हुआ है। जैसे अपन हमारे घर में रहते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, तो अपने घरों में जैसे अपन रूम में रहते हैं तो रूम का दरवाज़ा बंद करते हैं, खिड़कियां रखते हैं, पर्दे वगैरह रखते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिंपल सा, वो हमारी एक पर्सनल है, हम चीज़ें शो नहीं करते क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल होती है। लेकिन अगर कोई वहाँ इंटरफेयर करता है तो वहाँ पर वो गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या करेंगे,
वायलेशन होता है हमारा, तो एंड पोस्ट देम ऑन इंटरनेट, दैट वुड बी अ वायलेशन ऑफ हिज राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है, उसके ऊपर केस दर्ज होगा और बाकायदा उसकी जो भी सिस्टम होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन या धाराएं उसको सज़ा मिलेगी। तो ये कुछ राइट्स ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास हैं तो अपन कुछ भी कर लें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो हमें निभानी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक और बात अपन लेंगे, उसके बाद में ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होगा। हाँ, अब देखो जी, फोर्थ पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फोर्थ पॉइंट आपको अलग से अकेला भी पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखना, अलग से इसमें कैसा भी क्वेश्चन बना देगा कि जैसे ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट जो है ऐसे कौन कौन से प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शन लगाती है हमारे ऊपर, किस नाम पर, कि ये नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है, राष्ट्रीय हमारे देश के लिए मुद्दा है, हमारे देश का कोई मुद्दा इशू है, तो इसके ऊपर हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए। ऐसा डरा धमका के गवर्नमेंट हमें हमारे कुछ राइट्स को छीन लेती है या फिर दबाने की कोशिश करती है। जैसा कि मैं एक दो एग्जांपल दूं, जैसे कि सरकार को ऐसा लगता है कि ये कोई बंदा है जो अभी काफ़ी दिनों से यहाँ पर घूम रहा है, या फिर दो तीन जने हैं जो यहाँ काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं यहाँ पर, उन पर डाउट है सरकार को, सरकार को न सेंस पुलिस को डाउट है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई मतलब ऐसा कोई बम विस्फोट वाले हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं, क्यों ना इनको पकड़ लिया जाए। और उनको वहाँ से उठा के ले गए जेल में, और वहाँ पर उनसे पूछताछ कर रहे हैं ज़बरदस्ती फोर्स करके। तो वो एक क्या ऐसा कोई इस नाम से क्या ऐसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। एक क्वेश्चन मार्क ये लग गया कि जैसे अगर उनको वहाँ ले गए और ज़बरदस्ती उनको यातनाएं दी जा रही, उनको पनिश किया जा रहा है, पीट पीट के उनसे हाँ करवाई जा रही है ज़बरदस्ती, जैसे किसी को पकड़ लिया जबकि वो आरोपी है ही नहीं, ठीक है, और उसको पुलिस ले जाती है और उसे इतनी गहन पूछताछ करती है, मतलब लट पटकती है समझ लो आप, और उसे ज़बरदस्ती हाँ करवाती है पीट पीट की यातनाएं दे दे के। तो क्या वो सही बात है? क्या वो ऐसा राइट गवर्नमेंट छीन सकती है? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। जैसे किसी को जेल में डाल दिया और फिर अब वो उसको कह रहे हैं कि नहीं तू तो कैदी है, तू तो अपराधी है, उसको वकील नहीं करने दिया जा रहा, क्या ये कोई प्रतिबंध लगाना सही है? ये सब बातें इसमें आप सीखेंगे। जैसे कि एक फ़ोन टैपिंग का भी मुद्दा भी चला था, जैसे ये सरकारें आपस में लगाती रहती है कि जैसे जिसकी गवर्नमेंट होती है वो कहते हैं कि फ़ोन टैप करते हैं हमारे, जैसा मान लो कि बीजेपी सरकार है तो वो कहते हैं कि कांग्रेस के फ़ोन टैप हो रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारी सरकार फ़ोन टैप करी। फ़ोन टैप का मतलब ये होता है कि जैसे कोई दो जने आप बात कर रहे हैं आपस में, ऐसा मान लो कि जैसे अपन अपने कोई रिलेटिव से बात कर रहे हैं, तो इनके पास ये राइट होता है कि वो फ़ोन टैप कर सकते हैं, इन सेंस उनको सुन सकते हैं कि क्या बात की जा रही है। ये सरकार के पास ऐसे खूब सारी पावर है क्योंकि सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है। जैसे कि इंटरनेट 1 मिनट बंद कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कंट्रोल है, कितने कितने इलाके में इंटरनेट बंद करनी है वो भी उनके पास कंट्रोल है। तो ये सब क्योंकि ये सिस्टम जुड़ा होता है। तो वैसे ही ये फ़ोन टैप करना क्या सही है? क्या किसी का फ़ोन टैप कर सकते हैं कोई? क्योंकि जबकि वो तो उसका अधिकार है कि वो आराम से बात करे, उसका राइट टू प्राइवेसी है, उसको मतलब अपना गोपनीय का अधिकार है जो भी अपने पीछे पड़ा। तो क्या सरकार किसी का फ़ोन टैप कर रही है तो यह क्या सही है? क्योंकि सरकार ये कह सकती है क्या कि नहीं आजकल है ना ऐसी बातें चल रही है, अफवाहें चल रही है, तो हम फ़ोन टैप इसलिए कर रहे हैं कि कोई हमारे देश के कोई बातें लीक तो नहीं कर रहा। तो मतलब इस मुद्दे पर सरकारें बहुत दिनों से ऐसे बहुत सारे इशू ला के नागरिकों के, जो हमारे सिटीज़न हैं, उनके राइट्स को हनन कर रही है, छीन रही है। तो हमें हमेशा उनके लिए तैयार रहना, सतर्क रहना है कि नहीं ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ऐसे आप कैसे कर सकते हो। ये इस पॉइंट में बताया गया है। तो ये इमेज आपके दिमाग में बन गई। अब इसको सुन लो ध्यान से कि नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रणों के बारे में चौकस रहना चाहिए, बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। क्यों लगा दिया मेरे ऊपर, है ना, कि सिटीजन्स मस्ट बी विजिलेंट अबाउट लिमिटेशन विथ मे बी प्लेस्ड ऑन देयर राइट्स। ठीक है, विजिलेंट बोल दो चाहे विजिलेंट बोल दो, इसका मतलब ये है कि चौकस रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई आपके ऊपर प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो क्यों, उसका कारण जानो। ठीक है, सेकंड बात देखते हैं, ये प्रतिबंध कब कैसे लगाते हैं। कि देखो अपन कब डरते हैं, जब हमारे कोई देश की बात होती है, हमारे कोई राष्ट्रीय मुद्दा हो, नेशनल इंटरेस्ट हो, तो हम कहते हैं कि यार हमारे देश के बारे में, सही बात है यार हमारे देश के बारे में। तो जैसे अभी आपको मैं एक ताज़ा बात बता दूं कि थोड़े दिन पहले जो ये एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे संडे को हो गया, वेडनेसडे को, किसी भी डे को एग्ज़ाम रख लेते हैं, तो उस दिन वो इंटरनेट बंद कर देते थे। जैसे अभी पीछे एग्ज़ाम हुए तो उस दिन पूरे इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया। तो सभी लोगों ने कहा कि इंटरनेट बंद करना क्या कौन सा सही बात है। तो इसको लोगों ने सामने रखा, बहुत अच्छी न्यूज़ बनी, वो बहुत अच्छा मतलब वो इशू मुद्दा बना। और उसके बाद में अभी जो हाल ही में थोड़े से दिन पहले 1-2 एग्ज़ाम और हुए थे, उनमें इंटरनेट को बंद नहीं किया गया।
छूट दे दी गई कि इंटरनेट चालू रहेगा, जबकि एग्ज़ाम सेंटर उसके आसपास में थे। तो ऐसा कुछ ऐसे इशू होते हैं जो लोग चौकस रहते हैं कि क्यों, क्या हो गया। इंटरनेट चालू होना इसका मतलब आप कोई ज़रूरत थोड़ी कि इससे चीटिंग रुक सकती है। आपको बहुत सारे एक्टिव रहना चाहिए। आप स्टूडेंट को गेट पे चेक कर लो, मशीन लिया उसे चेक कर लो, ठीक है। तो वो बहुत सारी बातें हैं। तो क्योंकि लोग एक्टिव थे इसलिए तुरंत बात उठा ली। तो सरकारें क्या करती है, ये प्रतिबंध जो लगाती है, ये कई सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लगाती है, नाम पर लोगों की नागरिक स्वतंत्रताओं पर लगा रही है, ठीक है। यानी कि प्रोटेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी में बी डिफेंडेड एज नेसेसरी फॉर सेफगार्डिंग द राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। बट लेकिन एट व्हाट पॉइंट कुड बी रेस्ट्रिक्शंस imposed as necessary for security themselves become a threat to the right of people। लेकिन ये जो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाई तो जा रहे हैं, ठीक है, ये जरूरी मानकर वो अगर वो लगा रहे हैं तो नागरिकों के अधिकारों और भलाई की रक्षा के लिए जरूरी मानकर राज्य सुरक्षा की हिफाजत का समर्थन किया जा सकता है। ये बात ठीक है कि ये हमारे नागरिक मुद्दा है, हमारे देश का मुद्दा, ठीक है। लेकिन किसी बिंदु पर सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकर थोपे गए प्रतिबंध, कैसे कि कह दिया कि ये तो सुरक्षा का मामला है, और अगर ज़बरदस्ती कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो वो अपने आप में लोगों के अधिकारों के लिए खतरा बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको फ़ोन टैपिंग का एग्जांपल लिया, वो सब खतरा बन जाए तो क्वेश्चन मार्क लगाना, आपको ऐसा कैसा लिख के आना है, ठीक है। एक बार मैं हिंदी में बोल दूँ ताकि हिंदी में इमेज बन जाए कि इंग्लिश में लिख सकते हो। क्या आतंकी बमबारी की धमकी का सामना करते राष्ट्र को अपने नागरिकों की आज़ादी छीन लेने की इजाज़त दी जा सकती है? कि जैसे किसी ने कह दिया कि यहाँ बम विस्फोट होने वाला है तो लोगों के लिए आप घर में चुप हो जाओ, ये हो जाओ। बहुत सारे ऐसे राइट है जो लोगों के राइट छीन लिए कि नहीं, आसपास में कोई बाहर निकला, उस संदिग्ध पकड़ लिया, उसको उस पर डाउट हुआ तो जेल में डाल दिया। तो क्या उसके राइट छीन सकते हैं जबकि धमकी न जाने कहाँ से आई? एक क्वेश्चन ये उठ गया। क्या किसी उसे महज संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने के उसको डाउट है कि इस पर है और उसको डाउट संदेह हुआ, और संदेह का मतलब डाउट होना, और उसको सीधा गिरफ्तार कर लिया, क्या उसकी अनुमति मिलनी चाहिए? क्या उसे लोगों की चिट्ठियां देखने या फ़ोन टैप करने की छूट दी जा सकती है? हालांकि अब तो ये चिट्ठियां वगैरह आती नहीं है, पहले लोग लेटर से ही बात करते थे, रिटर्न लेटर रख के इधर उधर। तो अगर वो डाकिया जो होता है अगर वो लेटर पढ़ लेता है तो क्या वो सही बात है? बिल्कुल नहीं है। किसी का प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, आपका काम है उसको वहाँ जिसका नाम वो लेटर है उसको वहाँ पर जाके दीजिए। आप उसको कैसे खोल सकते हो? राइट टू प्राइवेसी। और कोई ऐसा करता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। ऐसा होता है जैसे अपना कोई डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है, वो एकदम पैक आता है, लेकिन खूब सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसको खोल लेते हैं, फाड़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। फ़ोन टैप करना तो मैंने समझा ही दिया। तो क्या ये छूट दी जा सकती है? ये भी क्वेश्चन मार्क लग गया। क्या सच कबूल करवाने के लिए यातना, मतलब पीटना, प्रेशर में लाना, उसकी सलाह देने की, मतलब उसका सहारा दिया जा सकता है? ये भी है ना, सहारा लेने दिया जाना चाहिए क्या? बताइए, ये भी क्वेश्चन मार्क है। और गिरफ्तार लोगों को कानूनी सलाह, मतलब जो एडवोकेट जो बनाना है, वकील जो रखना है, कानूनी सलाह का मतलब वकील या एडवोकेट, उसकी इजाज़त और दंडाधिकारी जो दंड देने वाला अधिकारी है या फिर न्यायालय के सामने अपना पक्ष पेश करने का अवसर मिलना चाहिए। ये सारी बातें ऐसी हैं जहां सरकार अगर आपको दबाए तो आपको कहना है कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन उठ सकते हैं, उन पर हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर लोगों की जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, कुछ फ्रीडम है, उनको रोक रही है, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको बहुत ईजी, आई थिंक याद हो गया होगा। तो शुड ए कंट्री फेसिंग द थ्रेट ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग बी अलाउड टू कर्टेल द लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स? बम वाली बात बता दी मैंने। शुड इट बी अलाउड टू अरेस्ट पीपल ऑन मेयर सस्पेक्शन? अगर थोड़ा सा सस्पेक्शन है, उसके ऊपर थोड़ा भी डाउट है, तो अभी उसको पकड़ लिया, आप डाउट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। शुड इट बी अलाउड टू इंटरसेप्ट देयर मेल और टैप देयर फोन्स? ठीक है। और फिर है शुड इट बी अलाउड टू यूज टॉर्चर टू एक्सट्रैक्ट कॉन्फेशन? अगर उसको ज़बरदस्ती हाँ करवाने के लिए उसको टॉर्चर किया जा रहा है, पीटना, जो बस एक्सेट्रा, वो सब। इवन arrested person should be allowed legal counsel at the opportunity to present their case before a magistrate or court or law, यानी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि अगर वो किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो रहा है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। अगर वो कैदी हैं, गिरफ्तार किया, तो उसको वकील रखने का हक होना चाहिए, क्योंकि वो वकील करेगा नहीं तो उसको उसकी जानकारी नहीं होगी, उसको फंसाया जा सकता है कि नहीं
तूने ये छोटा सा ये काम भी कर दिया लेकिन इसके ऊपर इतनी सेक्शन इतनी धाराएं लग गई तो तुझे अब अंदर करना पड़ेगा। लेकिन अगर वकील होगा तो उसकी आवाज़ उठाएगा कि नहीं, इतने समय इतनी सज़ा होनी नहीं चाहिए, 2 साल की होनी चाहिए, 1 साल की होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रतिबंध लगा देगा तो फिर क्या ये हो जाएगी? ये सब क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा क्या करना है कि लोगों की नागरिक स्वतंत्रताओं में कटौती करते वक्त हमें हमेशा अत्यंत सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इनका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। ये जितनी भी बातें इजीली सरकार अपने इनका दुरुपयोग कर सकती है, मिसयूज कर सकती है इजीली, क्योंकि ये सरकार के हाथ में है। लेकिन हमें हमेशा एक्टिव रहना है कि क्यों किया, रीज़न बताओ, ठीक है। तो वी नीड टू बी एक्सट्रीमली कॉशंस अबाउट गिविंग गवर्नमेंट्स powers which could be used to certain the civil liberties of individuals for such powers can be misused, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखा आई थिंक आपने इसके अंदर। एज इट इज ऐसा कैसा लिख के आना है एग्जाम में, यहाँ से छोटा क्वेश्चन बन जाएगा कि ऐसे कौन कौन से नागरिकों के अधिकार हैं जो सरकार उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा देती है राष्ट्र की इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, ठीक है, इनकी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ऐसे कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं जो सरकार नागरिकों पर यानी सिटीजन पर लगाती है। तो ये आंसर हो सकता है उसमें। ऐसा कैसा आपको प्रॉपर लिखना है, 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन ही आ जाएगा, ठीक है। और वैसे पूरा क्वेश्चन अगर आता है 5 या 4 नंबर तब तो आपको पूरा लिखना ही है, ठीक है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मानव अधिकारों के घोषणा पत्र। अपने पढ़ा था कि मानव अधिकारों के घोषणा पत्र, तो घोषणा पत्र जो हैं यानी कि जो व्हाट इज मेंट बाय द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स जो डिक्लेरेशन है यानी कि जो मानव का जो घोषणा पत्र है हमारे अधिकार का, ये कुछ भी नहीं है, ये एक वो डॉक्यूमेंट है, बहुत ईजी है याद करना, ये वो डॉक्यूमेंट है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपका, अदर थोड़ा साइड में दूंगा, दिमाग फिट होगा आपके दिमाग में, कि जैसे आपने पढ़ाई करी, ठीक है, 11th क्लास बहुत अच्छे से करी। अब इस बात की कि जैसे आपने फर्स्ट टेस्ट दिया, सेकंड टेस्ट, यूटी वगैरह जितने भी टेस्ट वगैरह दिए, हाफ ईयरली एग्जाम दिया, फिर फाइनल एक मार्कशीट बनी सपोज, ठीक है, उसके अंदर वो जो मार्क्स लग के जो एकदम एक मार्कशीट बन गई, प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर वगैरह पूरा टेस्टेड वगैरह वो पूरी हो गई, तो माना जाएगा वो कंप्लीट क्या हो गया कि आपने पूरी साल भर में बिल्कुल मेहनत करी, ये आपका प्रमाण है, मतलब एक ऑथेंटिक सोर्स है। वो का वो ये है कि मानव जो है, मतलब जो सिटीजन है, ह्यूमन जो इंसान है, वो इस देश में रहना चाहता है, इस धरती पर रहना चाहता है, लेकिन कब? अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ में, मतलब आत्मसम्मान पूर्वक रही, अच्छे गरिमा डिग्निटी के साथ में जीवन यापन करे। तो डिग्निटी के साथ में जीवन यापन करना है अगर उसको, ठीक है, अपना यहाँ पर रहना अच्छे से, तो उसको क्या क्या चाहिए? कुछ राइट्स चाहिए, कुछ अधिकार चाहिए। तो उन राइट्स और अधिकार उनको मिले, तो वो कहाँ लिखा हुआ है? वो इस घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, एक ठप्पा है, मतलब एक मोहर लग गई कि हाँ ये होना ही चाहिए, और ये यूएनओ के अंदर है। अभी मैं इसकी डेट वगैरह भी और लिखाऊंगा, एक क्वेश्चन और लूँगा इसका, कि मानव अधिकारों का संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र अधिकारों के उन दावों को मान्यता देने का प्रयास है जिन्हें विश्व समुदाय गरिमा और आत्मसम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक मानता है। कि जैसे कि राइट टू स्पीच है ना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, जितने भी अधिकार है, इसको ये एक ऐसा मान लो कि ऑथेंटिक प्रूव करता है कि यस ये होना ही चाहिए इंसान की डिग्निटी के लिए, जीवन यापन करने के लिए, ठीक है। तो द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स seeks to recognize claims of rights that the world community considers essential to a life of dignity and self respect, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन थे, काफ़ी कुछ सीखा है अपने इस चैप्टर में। और अब 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं जो इस चैप्टर में और क्या बन जाता है, उसके बाद अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, तो ये आप एक नॉर्मल क्वेश्चन बना के लिख लेना, क्वेश्चन में 11 कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया, ठीक है। यानी कि जो 11वां क्वेश्चन है वो सीधा क्वेश्चन और आंसर सेम ही मान लेना, क्योंकि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, डेट आपसे पूछ सकता है कि ऑन 10 दिसंबर 1948 द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड एंड प्रोक्लेम्ड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त राष्ट्र ने जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो दिया था, या फिर उसकी डेट क्या थी, वो कब लागू हुआ, तो वो 10 दिसंबर 1948 को। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन मैंने और लिए हैं। अपने स्टार्टिंग पढ़ा था, आई थिंक पार्ट 2 में पढ़ा होगा,
कि प्राकृतिक अधिकारों और मौलिक अधिकार, अपने प्राकृतिक अधिकार पढ़े थे, नेचुरल राइट्स पढ़े थे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, एक तो फंडामेंटल राइट होते हैं, एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल राइट्स होते हैं, इनमें दोनों में मूल अधिकारों और प्राकृतिक अधिकारों में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, छोटा सा, तो वो मैंने लिख दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट था कि मौलिक अधिकारों का वर्णन प्रत्येक देश के संविधान में होता है, लेकिन प्राकृतिक अधिकारों का नहीं, ठीक है। यानी एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। तो फर्स्ट है कि फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एवरी कंट्री बट नेचुरल राइट्स आर नॉट। देखो ऐसा है कि अपने फंडामेंटल राइट पढ़े थे, मौलिक अधिकार पढ़े थे ना, जिसमें 6 मौलिक अधिकार हमारे देश के अंदर संविधान में दिए हुए। 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको एक लीगल कानून के उसके तहत बना दिया। वो अपन ने सारी बातें पढ़ रखी है, मौलिक अधिकार वाला चैप्टर फंडामेंटल राइट्स के अंदर पढ़ लिया। तो वो क्योंकि वो हमारे संविधान में मेंशन था, जबकि ये है नेचुरल राइट्स यानी कि प्राकृतिक अधिकार, ये हमारे संविधान में कहाँ से होंगे कि इसमें, क्योंकि प्राकृतिक अपन ने पढ़े थे नेचुरल, उसमें क्या लिखा हुआ कि ये तो भगवान की देन है, इसको कोई छेड़ नहीं सकता, इसको कोई चाहे राजा शासक कोई भी आ जाए वो इनको बदल नहीं सकता। तो ऐसी बातें सिर्फ नेचर में है, ऐसी नेचुरल बातें की जा सकती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। दूसरी बात, मौलिक अधिकार वाद योग्य है, मतलब अगर हमारे मौलिक अधिकार कोई अगर हनन करता है, मतलब फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई अपोज करता है, तो अपन उनको क्या कर सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं, वाद योग्य हो, ठीक है। लेकिन जबकि प्राकृतिक तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, तो फिर आप क्या, किस बेस पे कोई केस लड़ोगे, किस बेस पे ये बात कहोगे कि हमारे प्राकृतिक अधिकार जो नेचुरल राइट्स है वो हमारे से छीन रहे हैं, तो क्या कहाँ लिखा हुआ है कि आपको नेचुरल राइट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स आर लिटिगेबल एंड वेयरएज नेचुरल राइट्स आर नॉट। तीसरा लिख लो कि मौलिक अधिकार राज्य में निहित होते हैं, उपलब्ध होते हैं, लेकिन प्राकृतिक अधिकार सिर्फ प्राकृतिक अवस्था में, नेचुरल स्टेट के अंदर ही मिलते हैं। ये तो राज्य के अंदर होते ही होते हैं, हर राज्य के अंदर मौलिक अधिकार, राज्य का मतलब एक देश, यहाँ पर राज्य का मतलब देश होता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हर कंट्री के अंदर, हर स्टेट के अंदर होता है, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में जो प्राकृतिक अधिकार है वो तो सिर्फ एक प्राकृतिक नेचुरल, वो कहीं पर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में किसी देश में नहीं होते, वो मनगढ़ंत है वो तो। फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल इन द स्टेट, या फिर आप इस स्टेट का मतलब कंट्री भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मतलब अपन किसी देश की बात करें, हर देश में हर स्टेट में होता है, बट नेचुरल राइट्स कैन बी पॉसिबल ओनली इन द नेचुरल स्टेट, वो तो एक प्राकृतिक अवस्था मिल सकता है, बाकी तो कोई पॉसिबल नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसका आंसर आपको ऐसा लिखना है। फिर अपन लेते हैं लास्ट 13वां क्वेश्चन, सिर्फ 2 नंबर में याद या ये एग्जाम आ सकता है, बाकी ज़्यादा वो नहीं है, कि अधिकारों की विशेषताएं क्या है या फिर अधिकारों के लक्षण क्या है। सिर्फ पॉइंट लिखने हैं कि अधिकार एक दावा है, मतलब आपको राइट द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट्स अगर पूछे तो लिखना राइट इज ए क्लेम, अधिकार एक दावा है, मतलब एक प्रॉमिस है, एक वादा है, ठीक है। राइट्स आर पॉसिबल ओनली इन सोसाइटी, ये सिर्फ समाज में मिलते हैं, ठीक है। यानी कि ये अधिकार केवल समाज में ही संभव है, हमारे समाज में ही हमें राइट अधिकार मिलते हैं, और कहाँ उनको यूज करोगे। अधिकार विवेक संगत और न्याय संगत दावा, बिल्कुल सही है ना। यानी राइट इज रीजनेबल एंड जस्ट क्लेम, यानी कि ये कारण सहित होते हैं, मतलब एक फैक्ट है कि भाई ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। रीजनेबल है, विवेक संगत है, न्याय संगत है, इसमें न्याय है तो न्याय होता है, लोगों के साथ जस्टिस होता है। अधिकार समाज द्वारा प्रदत्त होते हैं, मतलब अधिकार सोसाइटी हमें देती है, ध्यान रखना। इसमें पॉइंट आगे पीछे हो गया, यहाँ ये इसका पॉइंट छठा है, जो इसका 4th है वो इसका 6 है। राइट्स आर कन्फर्ड बाय द सोसाइटी, ठीक है। 5वां, अधिकार में सबका हित निहित है, ठीक है। यानी कि इन द राइट लाइज द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, सबका हित है भाई, राइट्स अधिकार तो सबको मिलना चाहिए, सबका, इसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान वाली बात ही नहीं है। अधिकार लिमिटेड है, राइट्स आर लिमिटेड, अधिकार सीमित है, और अधिकार में सबका हित निहित है, ये ले लिया अपने। अधिकार विकासशील है, ठीक है। अधिकार सबको समान रूप से प्रदान किए जाते हैं, अधिकारों में कर्तव्य निहित है, अधिकार राज्य द्वारा संरक्षित है। लास्ट में लिख दिया अपना, अधिकार राज्य द्वारा संरक्षित है, मतलब वहाँ जो भी देश या राज्य सरकार हैं वो उनका कहते हैं ना कि सेफ गार्ड करता है, मतलब सिक्योरिटी है, संरक्षित उनके द्वारा होता है कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वहाँ की पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, सजा देगी, तो मतलब राज्य उसका संरक्षित करता है, रखवाला है, ये मान लो, ठीक है। तो राइट्स आर कन्फर्ड बाय सोसाइटी, राइट्स इज लिमिटेड, वो अपन ले लिया। राइट इज डेवलपिंग, इसका मतलब क्या हुआ,
अधिकार विकासशील का मतलब ये है कि जैसे अभी हमें जो राइट मिले हुए वो ठीक है, और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ी, विकासशील का मतलब और उनमें चेंजेस होते रहना, देश में जैसे विकास होना होते रहना, तो डेवलपिंग है मतलब अगर और भी किसी राइट की ज़रूरत पड़ी तो उनको भी संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ा जा सकता है, क्योंकि विकासशील है, ठीक है। और राइट्स आर गिवन इक्वली टू ऑल, सबके लिए समान है। राइट्स इंक्लूड ड्यूटीज़, राइट्स मतलब अधिकारों में कर्तव्य भी है, कुछ हमारे कर्तव्य भी है ह्यूमन बींग्स, मतलब मैंने आपको बताया था ना, जो अपने कांट के विचार पढ़े थे, कांट के थॉट पढ़े थे, इमैनुअल कांट के थॉट पढ़े थे, उन्होंने कहा था कि इंसान एक कोई अगर इंसान है तो इंसान को इंसान की नज़र से देखना चाहिए। आप रेस्पेक्ट चाहते हो तो सामने वाले से रेस्पेक्ट, मतलब कुछ कर्तव्य ऐसे कुछ ड्यूटीज़ भी इनके अंदर छुपी हुई है, वो वाली चीज़ है। और द राइट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा या देश के द्वारा इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब इसको संरक्षित रखा जाता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। आपकी थ्योरी बेस मजबूत करने का एक सबसे बढ़िया ज़रिया था। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। फिर बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं सिर्फ नोट्स बनाने की बात करते हैं या फिर सिर्फ कोर्स करा दो की बात करते हैं। 1 मिनट आप रुक के सोचो कि क्या आपको एक भी चैप्टर याद है, मतलब मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो भी हैं वो ये ध्यान रखो कि सिर्फ कोर्स करा देना या फिर वो नहीं है, जितना है वो याद तो करो पहले। टेस्ट आप दे नहीं रहे हो, हिस्ट्री का मैंने सेकंड चैप्टर टेस्ट डाल रखा है, बहुत कम लोगों ने टेस्ट दिया, वो मुझे सब पता है। तो वो टेस्ट नहीं दोगे अपने आप, क्योंकि तुम भागते जा रहे हो, उससे दूर भागते जा रहे हो, टेस्ट कौन देगा वगैरह, तो कोई बात नहीं, वो तो जितनी मेहनत करोगे उस हिसाब से मार्क्स आ जाएंगे। तो जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे फिर चेक करो कितनी कमी रह गई, फिर रीटेस्ट दो, तब जाके मार्क्स आते हैं। खूब सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रीटेस्ट देते, 2-3 बार टेस्ट देते, कमेंट करते हैं कि मेरा सेकंड बार टेस्ट हो गया, तो थर्ड बार टेस्ट हो गया, कितनी बात अच्छी लगती है। तो वो मैं इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं आपको MCQs का एक वीडियो दूंगा, उसका भी टेस्ट देना, फिर आपको वो टेस्ट होगा जैसे 1 लाइन 3 5-6 लाइन वाला लॉन्ग क्वेश्चन, निबंधात्मक टाइप, सारे क्वेश्चन आएंगे, लघुत्तरात्मक सब, उनको करना शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। तो उनको जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरा कहना है कि अब आपको इसके बाद MCQs का वीडियो मिलेगा जिसमें आपको टेस्ट देना है, उसके बाद में एक टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में ये चैप्टर अपना, वैसे थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ओके।